नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, एकदम बिंदास, एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप लोग सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। क्लास आप लोगों की शुरू हो गई है। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम और सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जल्दी से अपना हालचाल कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसके बाद इस सेशन को आगे लेकर चलेंगे। भाई आज सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा है, मुझे ही लग रही है, पता नहीं कानों में भी मुझे ठंड लग रही है आज। तो आओ जल्दी से सेशन को आगे लेकर चलेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आप सभी प्यारे दोस्त एकदम बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से जो आपकी तैयारी है वो चल रही होगी। तो आप लोग फटाफट से आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ जाएं। एक बार मुझे बताएं कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि आप लोगों तक जो मेरी आवाज़ है वो डेफिनेटली पहुंच रही होगी। ठीक है, चलिए आपके कमेंट्स भी मैंने बड़े कर लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं अपने क्लास की। तो आपको कल की क्लास में मैंने जो आप लोगों का मस्कुलर सिस्टम था, पेशी तंत्र था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक और नए टॉपिक की तरफ। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने ब्लड कर लिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया है, हमने स्केलेटल सिस्टम कर लिया है, हमने जॉइंट्स कर लिए हैं और हमने मस्कुलर सिस्टम को कर लिया है। अब हम चल रहे हैं आपके एक और सिस्टम की तरफ जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी? रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी कि श्वसन तंत्र की। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को करते चल रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ दोस्तों को, किसी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बताते चला करो और टेलीग्राम में आप लोगों के मैसेज भी मैं विजिबल करती रहती हूँ। ठीक है, श्वसन तंत्र क्लियर। श्वसन तंत्र, देखो एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो पिछले बैचेस में आपने चीज़ें पढ़ी हैं और इस बैच में जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो, तो कई बार आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपडेटेड कंटेंट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर आपको चीज़ें करा रहे हैं। तो हर बैच में जो भी पिछला बैच हो चुका है वो उस टाइम की अपडेटेड चीज़ें थी, और अब के एग्जाम्स में जो आपको क्वेश्चंस पेपर में बन रहे हैं उनके आधार पर मैं आपको डेटा जो है वो प्रोवाइड करती चल रही हूँ। ठीक है, तो पिछले बैच से कुछ नई चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी इस बैच में, और थोड़ी बहुत चीज़ों में डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से बच्चों के तो डाउट रहते हैं कि मैम सब कुछ समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन एक आध बच्चे जिसको भी कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम में उस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। और बहुत से बच्चों को ना WBC की लाइफ स्पैन पर बड़ी दिक्कत है। बेटा मैंने जब आपको WBC का लाइफ स्पैन कराया था तो मैंने आपको बताया कि 2 से 5 दिन इनका जीवन काल होता है, और बुक्स में या आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको ये 12 से 20 दिन के बीच में मिलेगा, जो कि आप लोगों का गलत है। क्योंकि जब तक अभी तक जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में पूछा गया है कि WBC का जीवन काल कितना होता है, WBC का जीवन काल कितना होता है, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि WBC का जीवन काल आपको 2 से 5 ही माना है एग्जामिनेशन में। तो हम इसीलिए आपको जो डेटा प्रोवाइड करते हैं वो एग्जाम के क्वेश्चन के तौर पर ही करते हैं। ठीक है, इसीलिए चीज़ें आप लोगों को मिली जुली मिल सकती हैं। चलिए तो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ चल रहे हैं। मस्कुलर सिस्टम की बीमारियां, बेटा ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आप लोगों को मस्कुलर सिस्टम से स्पेशली पूछी जाती हो, लेकिन फिर भी मैं आपको जब बीमारियां वाली चैप्टर कराऊंगे ना तो उसमें हम लोग जैसे पढ़ेंगे बेरी बेरी रोग होता है, वहाँ मैं आपको बताती चलती हूँ कि पेशी के लकवे की तरह उसको देखा जाता है। पैरालाइसिस आप लोग जानते हो, वहाँ मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मांसपेशियों में, तंत्रिकाओं में दिक्कत हो जाती है ना। तो ऐसी कोई विशेष बीमारियाँ नहीं है जो आपको एग्जामिनेशन में मसल से रिलेटेड करके पूछी जाए। फिर भी जब हम लोग प्यारे दोस्त बात करते हैं किसकी दोस्तों, हम जब बात करते हैं मसल से होने वाली बीमारी की, तो मैं आपको डिजीज वाले चैप्टर में बताती चलती हूँ। ठीक है, चलो क्लियर। जन्मदिन है भाई शिवा, आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलो सेशन को अब शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन क्या होता है। सब जानते हैं कि हम लोग
सांस लिए बिना ज़्यादा देर रह ही नहीं सकते। आप अपना सांस कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हो, या हद से हद मैं कहूँ कि 1 मिनट के लिए आप अपने सांस को रोक सकते हो। इससे ज़्यादा हम अपने ब्रीथिंग को, सांस को रोक नहीं सकते। अगर रोका तो क्या होगा, तो दम घुटने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जब हम कहीं दब जाते हैं, है ना, या ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, तो हमारी डेथ हो जाती है, मृत्यु होती है। या कोई हमारे मुंह को, नाक को जब हमारे कोई दबा देता है किसी तकिए से या किसी बाहरी चीज़ से, तो हमें सांस नहीं आता, जिससे ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाती और हम मर जाते हैं। ठीक है ना, हम मर जाते हैं। तो ये क्या दिक्कत है कि अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में ना पहुंचे तो हम मर जाएंगे। तो बेटा आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई सजीव है, जब भी कोई लिविंग है, तो उसको, उसके शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, उसका शरीर कोशिकाओं से बना है। सारे के सारे इस पृथ्वी पर, समझना, अगर हम लोग बात करते हैं इस पृथ्वी पर किसकी, प्यारे बच्चा, अगर हम बात करते हैं इस अर्थ पर किसकी, सजीवों की। अगर हम इस पृथ्वी पर सजीवों की बात करते हैं, लिविंग्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जो सजीव होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं भाई? अगर हम सजीवों की बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं लिविंग्स की, तो लिविंग्स किससे मिलकर बने होते हैं? जल्दी बताओ सारे दोस्त, कोई बच्चा बताएगा कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनमें कॉमन चीज़ क्या है? पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं उनमें एक कॉमन चीज़ क्या है? ठीक है, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ प्यारे दोस्त, पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनमें एक कॉमन चीज़ क्या है? तबीयत तो मेरी खराब चली रही है, ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। आज तो मेरे सर में बहुत मतलब हैवीनेस है, ऐसे करने पर सर में वो नहीं होता, दर्द सा होता है, वो वाला हो रहा है। ऐसे झुकने पर सर में जो दर्द सा होता है वो सर्दी है कुछ, तो इसलिए मुझे शायद ज़्यादा सर्दी लग रही है, क्योंकि वो फीवर का सा हल्का सा है, गले की वजह से इन्फेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेंगे। चलो आओ, तो सेल, अभी आपने कहा कि सेल चुड़ैल वाली वीडियो तुमने देख ली, कुछ उस चुड़ैल वाली वीडियो का भी इफेक्ट है। मेरे हाथ में भी आज दर्द है, तो इस हाथ में दर्द है, उसी वजह से थोड़ा सा लग रहा होगा। तो आपने कहा कि मैम जितने भी इस पृथ्वी पर सजीव हैं उन सब में पाई जाती है कोशिका। बहुत बढ़िया, उन सब के अंदर पाई जाती है भाई कोशिका, यानी कि सेल, है ना। तो इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं वो कोशिका से मिलकर बने हैं। अब कोशिका के अंदर क्या होता है मैडम? तो हमारी कोशिकाओं के अंदर या सजीवों की कोशिकाओं के अंदर होता है ग्लूकोज। क्या होता है बेटा? सजीवों की कोशिकाओं के अंदर होता है ग्लूकोज। यानी कि आप लोग बताएंगे कि जो सजीव होते हैं इनकी कोशिकाओं में पाया जाता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? ये ग्लूकोज आता है जब हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जब हम भोजन के अंदर क्या करते हैं बेटा? जब हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। आप जानते हो ना, कार्बोहाइड्रेट एक तरीके के पोषक पदार्थ होते हैं। तो जब हम लोग भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं प्यारे दोस्त, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जितनी भी शर्कराएं हम खाते हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, है ना, ये सब क्या है? शर्कराएं हैं। तो फूड के अंदर जब हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज किससे बनता है दोस्तों? जब हम खाना खाते हैं, खाने में जो क्या होता है प्यारे दोस्त? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसी कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं के अंदर रखा रहता है, ठीक है, यही ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं के अंदर रखा रहता है। समझना, मैं समझाती चल रही हूँ चीज़ों को। मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लो ये कोई सजीव है, मैंने लिख दिया यहाँ पर ये कोई जीव है, ठीक है, ये कोई जीव है बेटा। इस जीव ने क्या करा? इस जीव ने खाया खाना, ठीक है मैडम, इसने खाना खा लिया, भाई खाना तो खाना ज़रूरी है। इसने खाना खाया, भोजन लिया। अब भोजन में क्या थे भाई? कार्बोहाइड्रेट थे। तो जब इसने भोजन में कार्बोहाइड्रेट खाए, तो इसने जो कार्बोहाइड्रेट खाए थे ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में पच गए? किस रूप में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया? इस व्यक्ति ने जब कार्बोहाइड्रेट्स को खाया था, तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो थे उनसे बन गई ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो गए भाई? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मिली ग्लूकोज। क्लियर? अब मैडम ये ग्लूकोज इस जीवधारी की कहाँ रखी हुई है? इस जीवधारी के शरीर में ये ग्लूकोज कहाँ मिलेगी? जल्दी बताओ। कोई सजीव है, जैसे कि तुम हो बेटा, ये तुम हो, तुमने खाया खाना, तुमने खाने में खाए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जब पच गए तो उनसे बनी ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज आपके शरीर में कहाँ होगी? आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें ये ग्लूकोज रखी हुई होती है।
अब मैम ये ग्लूकोज कोशिकाओं में रखी हुई है, तो क्यों रखी हुई है, क्या यूज है इस ग्लूकोज का? ये जो आपकी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज रखी हुई है, इस ग्लूकोज का क्या यूज है? इसका यूज ये है बेटा, यही ग्लूकोज आपके शरीर में बर्न होकर आपको एनर्जी देगी। यही ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं के अंदर जलेगी और इसको आप लोगों को एनर्जी देगी, है ना मैम? एनर्जी से हम क्या करेंगे? एनर्जी से हम काम करेंगे प्यारे दोस्त। एनर्जी से तो तुम काम कर पाते हो। आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपके शरीर में पाचन की क्रिया हो रही है, आपके शरीर में आपका लीवर काम कर रहा है, आपकी किडनी काम कर रही हैं, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं, आपका दिल काम कर रहा है, आपकी ग्रंथियां काम कर रही हैं, ग्लैंड्स वगैरह, ये सब पूरे दिन भर आपका काम चलता रहता है शरीर के अंदर। आप लोग एनर्जी डाउन, अपनी एनर्जी से काम करते हो। आपको पढ़ रहे हो ना बैठकर अभी आप लोग, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ भी तो एनर्जी खर्च हो रही है। अगर कोई मुझे 2 दिन से खाना नहीं देता तो मैं क्लास में ऐसे आती, कैसे हो बच्चों, क्या हाल है तुम्हारा, आज मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी आवाज़, इसलिए तुम सारे बच्चे आराम कर लो। तो मैं ऐसे पढ़ाती फिर तुम्हें, क्योंकि मुझ में एनर्जी नहीं रहती। खाना खाया है, उसी से एनर्जी मिली है। और अगर आपको कोई 2 दिन खाना ना दे तो आप ऐसे सर पकड़ के पढ़ोगे, अरे यार ये मैडम क्या पढ़ा रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी, क्या लिखूं, लिखने की तो इच्छा ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो मतलब ऐसे करके फिर आपकी एनर्जी रहेगी, है ना? ऐसे आपकी एनर्जी रहेगी। तो सारी की सारी एनर्जी जो हमारे अंदर है वो खाने से है। ये कमाल किसका है? खाने का। तो जब हम खाना खाएंगे तो हमारे अंदर ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में पहुंचेगा, और ये ग्लूकोज जब जलेगा तो हम लोगों को मिलेगी एनर्जी। ये ग्लूकोज जब जलेगा तो हमें क्या मिलेगी दोस्तों? एनर्जी। और जब हमारे पास एनर्जी रहेगी, हमारे अंगों के पास एनर्जी रहेगी, तो हमारे अंग भी अच्छे से काम करेंगे, हमारा पूरा शरीर अच्छे से काम करेगा, और हम भी अच्छे से काम करेंगे। तो ये है ऊर्जा का चमत्कार, आपकी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा मिलती है, ये है खाने का चमत्कार। आप जो खाना खाते हो उससे जो आपको एनर्जी मिलती है। समझ में आ गई ना बात? तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हम श्वसन की बात करते हैं, मैम आपने ये सब क्यों समझाया, अब मैं लिखवाऊंगी ना आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, तो अच्छे से समझ में आएगी। तो जब भी कोई सजीव होगा वो खाना खाएगा, खाने में कार्बोहाइड्रेट लेगा, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज कोशिकाओं में जाएगा, इस ग्लूकोज की बर्निंग होगी, बर्निंग होने पर एनर्जी बनेगी। एनर्जी किस रूप में बनेगी मैडम? एटीपी के रूप में। एनर्जी किस रूप में बनेगी? एटीपी के रूप में बनेगी एनर्जी। इसी एटीपी को हम खर्च करेंगे, जैसे हम पैसे खर्च करते हैं और चीज़ें लेते हैं ना भाई। आप बाजार में सब्जी खरीदने जाओ तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, 10 रुपये का धनिया लेना पड़ेगा, 10 रुपये की मूली गाजर लेनी पड़ेगी, तब आप सब्जी बनाओगे। वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जब एनर्जी खरीदनी है, एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए, तो एटीपी के रूप में एनर्जी होती है। इस एटीपी को खर्च कर ही आपका शरीर एनर्जी लेता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। मैम इसमें रेस्पिरेशन कहाँ हुआ? इसमें तो तुमने हमें खाना बता दिया, खाना खाया, उससे ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कोशिकाओं में जला, उससे ऊर्जा मिली। भैया यही तो है रेस्पिरेशन। जब तक तुम खाना खा रहे हो और जब तक तुम श्वसन कर रहे हो, तब तक तुम जिंदा हो। जिस दिन तुमने खाना खाना बंद करा, है ना, 1-2 दिन के अंदर, और जिस दिन तुमने सांस लेना बंद करा, उस दिन तुम निकल लोगे, मर लोगे। तो इसीलिए आपने देखा कि जब हमारे कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज जलता है, किसकी उपस्थिति में जलता है? अच्छा एक बात और बताओ, किसी भी ईंधन को जलाने के लिए आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी ईंधन, ये जो ग्लूकोज है ना, ये आपकी कोशिकाओं का ईंधन है। आपको कभी भी पेपर में पूछे कि हमारी ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का ईंधन किसको कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहा जाता है कोशिकाओं का ईंधन। ग्लूकोज क्या है? कोशिकीय ईंधन कहते हैं बेटा इसको। मतलब इसी ग्लूकोज को जलाकर आपकी जो कोशिकाएं हैं वो एनर्जी लेती हैं। तो ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं बेटा, ठीक है। तो इसीलिए जब आपकी कोशिकाओं के अंदर ये जो ईंधन भरा हुआ है, ग्लूकोज भरा हुआ है, यही बर्न होकर आपको एनर्जी देता है, और इसी से आपको एटीपी के रूप में एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्लियर? इसी से आपको क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग बताकर चलते हो, ग्लूकोज इज नोन एज सेल्यूलर फ्लूइड, सेल्यूलर फ्यूल। ठीक है, तो ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्यूलर फ्यूल कहते हैं। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज।
ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो आप बताओगे कि ग्लूकोज को कहते हैं कोशिकीय ईंधन, क्योंकि यही ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। किसी भी ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सिमिलरली आपकी कोशिकाओं में जो ईंधन रखा हुआ है उसको भी जलाने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की। अभी जैसे सर्दियां हैं तो लोग बाग आग जलाते हैं हाथ तापने के लिए, तो हाथ तापने के लिए क्या करते हो आप लोग? हाथ तापने के लिए आप लकड़ियां लाते हो, कागज लाते हो, भूसा लाते हो, वो सब ईंधन है। उसको जब जलाओगे तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी ना पृथ्वी पर तो कोई ईंधन जलेगा ही नहीं, कोई चीज फिर जलेगी नहीं। आपकी गाड़ी में जब आप पेट्रोल डलवाते हो तो पेट्रोल भी ईंधन है, और वो पेट्रोल का कंबेक्शन भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो सिमिलरली आपकी बॉडी भी एक मोटर कार है। आपकी बॉडी के अंदर जो फ्यूल डलता है वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को जलाने के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए। आप ऑक्सीजन कैसे अपने शरीर में ले जाते हैं? सांस के जरिए। खींचो एक लंबी सांस तो ऑक्सीजन आपके शरीर में गई, और वो ऑक्सीजन पहुंची कोशिका के अंदर। कोशिका में बैठा है ग्लूकोज, ग्लूकोज जलेगा और जलकर एनर्जी मिलेगी। इसी घटना को कहते हैं रेस्पिरेशन, इसी घटना को कहते हैं श्वसन। तो अब आप लोगों को समझ में आएगी जब मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगी यहाँ। तो आ जाओ, अब लिख लेते हैं श्वसन की परिभाषा कि भाई श्वसन क्या है। मैम आधी चीज तो यही याद हो गई, तो बिल्कुल अब बात करते हैं हम लोग किसकी? रेस्पिरेशन की, कि मैम रेस्पिरेशन होता क्या है, श्वसन होता क्या है। तो आप लोग बताओगे कि ग्लूकोज की उपस्थिति में ऑक्सीजन का जल, ठीक है, आप बताओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, भाई ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना। क्या जलेगा? ग्लूकोज, क्योंकि यही तो ईंधन है, यही तो कोशिका का ईंधन है, ग्लूकोज का जलना, है ना। अब जलकर ग्लूकोज क्या करेगा? ठीक है, जलना तथा क्या करेगा प्यारे दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, CO2, है ना, H2O, जल जिसको बोलते हो, वह ऊर्जा निमुक्त होना, वह ऊर्जा उत्पन्न होना, क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो श्वसन के लिए आप लोगों को याद रखना है कि इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहलाते हैं। अब समझ में आई आप लोगों को बातें? जल्दी से बताओ कि घटना श्वसन कहलाती है। क्लियर? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना, और जब ग्लूकोज जलेगा, भाई जब लकड़ियों को तुम लोग जलाते हो, जब तुम पेट्रोल गाड़ी में जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जब तुम सांस बाहर छोड़ते हो तब कौन सी गैस बाहर निकालते हो? तो आप कहोगे कि मैम तब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो आपके शरीर से ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आ रही है? ये ग्लूकोज जब जल रहा है आपके शरीर में, उसी से तो बाहर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आपके कोशिकाओं में ग्लूकोज जलेगा तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। मैम वाटर भी निकलेगा क्या? मैम हमने तो नहीं देखा कि हम पानी छोड़ रहे हैं। पानी तुम ऐसे नहीं छोड़ते कि तुमने पूरे पिचकारी मारी पानी की। पानी निकलता है वेपर के रूप में, भाप के रूप में। अभी देखना सर्दियां हैं, है ना, मैं हर बार इससे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे कोई लगता ही नहीं है। सर्दियों में रजाई में लेकर फोन देखना है, ऐसे ऐसे रजाई में, तो थोड़ी देर में देखोगे कि आपके इस फोन पर ओस सी जम गई होगी, इस पानी सा जम गया होगा आपके फोन के कांच की स्लाइड पर। तो वो क्या है? अभी लिखूंगी बेटा इंग्लिश में। वो क्या होता है? वो हो जाता है आप लोगों की वाटर वेपर। तो जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो आप वाटर वेपर भी बाहर छोड़ते हो। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब देखो इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे बर्निंग ऑफ ग्लूकोज। बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज की बर्निंग हो रही है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड रिलीज, क्या रिलीज हो रहा है? एंड रिलीज। तो क्या रिलीज हो रहा है बेटा? एंड रिलीज्ड, आप लोग बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। अब यहां से ये क्वेश्चन बनेगा आपको कि जब श्वसन की क्रिया होती है तो इसमें जो एनर्जी है वो किस फॉर्मेट में रिलीज होती है? ये क्वेश्चन पेपर में आता है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा किस रूप में निर्मुक्त होती है? ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज इन विच फॉर्म? ऐसे क्वेश्चन आता है। तो श्वसन, सारे बच्चे बताओ इसका आंसर। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। केमिस्ट्री चलेगी बायोलॉजी के बाद। ठीक है, चलो तो जल्दी से सारे दोस्त मुझे बताएं, अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में निर्मुक्त होती है, तो आप इसका क्या आंसर करके आओगे?
इन विच ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज इन विच फॉर्म। जल्दी से बताओ एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, फटाफट से बताएंगे सारे दोस्त, जल्दी से। क्विज में डाल चुकी हूँ, रेस्पिरेटरी जो कंकाल तंत्र है उसकी क्विज जल्दी से डल जाएगी, ठीक है। बस वन लाइनर भी टाइप हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, वो आज या कल में डल जाएंगे। एटीपी के रूप में होती है, बिल्कुल शानदार, बहुत अच्छा। तो आपको यही पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन, श्वसन में, ठीक है, श्वसन के दौरान ऊर्जा, इस पॉइंट को लिखेंगे, श्वसन के दौरान ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है, ठीक है। ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है, एटीपी के रूप में निकलती है या संचित होती है, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है, ऐसे लिख लीजिएगा। तो ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में होती है दोस्तों, एटीपी के रूप में होती है। तो लिखोगे इन रेस्पिरेशन, इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी, ठीक है, इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज फॉर्म्ड, एनर्जी इज फॉर्म्ड इन, energy is formed in the form of, in the form of, in the form of ATP। एनर्जी किस रूप में निकलती है दोस्तों, एटीपी के रूप में निकलती है, ठीक है। अब बहुत से बच्चों का डाउट कि मैम एटीपी की फुल फॉर्म, तो बेटा एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसमें फॉस्फेट के 3 अणु होते हैं, ये होता है एटीपी की फुल फॉर्म, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कभी भी ये भी क्वेश्चन आता है, एटीपी की फुल फॉर्म आती थी पुराने पेपर्स में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है इसकी फुल फॉर्म। ये भी पूछता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में फॉस्फेट के कितने अणु होते हैं, तो आपको दिख रहा है ट्राई मतलब 3, तो इसमें फॉस्फेट के 3 अणु होते हैं। तो एटीपी के रूप में ही आपको एनर्जी मिलती है। यानी एटीपी जो होते हैं मैम ये हमारी कोशिकाओं में कहाँ जाकर संचित होते हैं, ये भी पूछ लेता है कि एटीपी का संचय कहाँ पर होता है। एटीपी हमारी कोशिकाओं में, भाई रेस्पिरेशन हुआ, एटीपी बन गए, एनर्जी बन गई, तो क्या एकदम से सारे एटीपी को खर्च कर देंगे हम, तो हम कहेंगे नहीं, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो एटीपी का संचय कहाँ होता है, एटीपी कहाँ पर स्टोरेज, इनका स्टोरेज कहाँ होगा, तो इनके जब हम लोग स्टोरेज की बात करते हैं, ठीक है, तो इनका जो स्टोरेज होता है, ये जो संचित होते हैं, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नाम तो सुना होगा ना, है ना, जिसको कहते हैं सूत्रकणिका, जिसको कहा जाता है सूत्रकणिका, इसके अंदर प्यारे दोस्तों जो एटीपी होते हैं वो संचित होते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि एटीपी जो बनते हैं श्वसन के दौरान वो कहाँ पर संचित होते हैं, तो आप लोग बताओगे ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर संचित होते हैं। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया से धीरे धीरे हमारी जो बॉडी है इन एटीपीज को लेकर एनर्जी बनाती रहती है, क्योंकि आपके सारे ऑर्गन कोशिका से बने हैं, सारे अंगों में कोशिका है, सारे अंगों की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सब जगह आपकी जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार की कोशिका में नहीं होता, कमेंट सेक्शन में बताओ सारे दोस्त। मैंने आपको बताया है हमारे शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, कोई बच्चा बताएगा। नेटवर्क का तो इशू नहीं हो रहा प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ। हाँ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, है ना, साइंस को रटना चाहिए या समझना चाहिए, बेटा समझ लो, जो चीजें समझने की उनको समझ के ही चलो, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर बताएंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कौन सी सेल में नहीं पाया जाता, आरबीसी में नहीं होता, बहुत बढ़िया। बाकी आपकी बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में माइटोकॉन्ड्रिया है, और वहीं से फिर आपकी वो एनर्जी लेता है जो आपकी बॉडी होती है, आपके जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है, क्लियर। डब्ल्यूबीसी में तो होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल तो बैक्टीरिया में है, वो तो अलग बात हो गई, बैक्टीरिया में है, ठीक है, वो तो अलग है, वो हम अलग से पढ़ेंगे अभी चीज़ों को। फिलहाल आपको याद रखना है जब हमारी बात हो रही है तो हमारी कोशिकाओं के अंदर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि मैम श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो बताकर चलोगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया,
ठीक है। तो श्वसन जो होता है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर। तो श्वसन के बारे में आप लोग याद रखोगे कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। तो आपने बताया रेस्पिरेशन इज अ, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब कभी भी आपको पूछे कि श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, तो हम बताते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी। देखो दो तरीके की अभिक्रियाएं होती है, एक ऊष्मा शोषी और एक ऊष्माक्षेपी, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। ठीक है। जो एंडोथर्मिक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वो ऊष्मा को, हीट को शोषित करती हैं, वो हीट अपने अंदर लेती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, हीट को अंदर सोखती हैं प्यारे दोस्त। और प्यारे दोस्त जैसे पानी का उबलना, पानी जब उबलेगा तो पहले वो एनवायरमेंट से हीट लेगा, हीट लेकर तब वो उबलेगा। ठीक है। अब हम दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब बाहर। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें हीट बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें हीट बाहर निकलती है। तो श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हीट बाहर निकलती है। तुम किसी कमरे में बैठना, ठीक है, और उस कमरे में ऐसे बैठना, 20 लोग बैठ जाओ ना एक साथ, तो कमरे में गर्माहट आ जाएगी बेटा, कमरे में गर्माहट आ जाएगी। और तुम कहीं बाहर जाकर बैठ जाना अकेले आदमी, है ना, या किसी कमरे में तुम अकेले बैठना, तो कमरे में उतनी गर्माहट नहीं रहेगी। तो मैम जब 20 आदमी एक साथ एक कमरे में बैठ रहे हैं तो वहाँ गर्माहट क्यों हो जाती है, क्योंकि वो एक साथ सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो मतलब रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और श्वसन के दौरान उनकी जो सांस है उसके साथ हीट भी बाहर आ रही है। तो दैट्स मीन हमें पता चला इस तरीके से कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। एटीपी जो होते हैं बेटा, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैंने अभी लिखवाया है ना। तो श्वसन के दौरान, यहाँ पे लिख लीजिएगा, श्वसन के दौरान, ये और लगा लेना, श्वसन के दौरान ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है बेटा, है ना। एटीपी के रूप में ही ऊर्जा जो होगी वो आपको पाई जाएगी। अब आपने लिखा है यहाँ पर कि एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी में फॉस्फेट के कितने अणु होते हैं, तो जो बच्चा इसकी फुल फॉर्म समझता है वो समझ जाएगा कि इसमें फॉस्फेट के 3 अणु होते हैं, ट्राई का मतलब 3। ठीक है। तो इसमें फॉस्फेट के 3 अणु होते हैं, याद रखोगे। अब एटीपी जो बनते हैं हमारी कोशिका के अंदर, फिर वो कहाँ जाकर संचित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर ग्लूकोज था, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब ये ग्लूकोज बर्न हो गया, इस ग्लूकोज से बने एटीपी। अब ये एटीपी कहाँ पर संचित होंगे, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी के अंदर एटीपी का संचय होगा। ठीक है। जैसे आप अपने पैसे बैंक में जमा कर देते हो, वैसे ही एटीपी जो जमा होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का, ये मैंने आपको बताई। ठीक है। अब हमने बात करी कि ये श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चल आगे बात करते हैं अब हम लोग कि मैडम जो श्वसन होता है, श्वसन दर, श्वसन को किससे मापा जाता है, तो श्वसन दर को मापने वाला यंत्र, पूरा लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, श्वसन दर को मापने वाला यंत्र, ये पूछा जा सकता है, श्वसन दर को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, मापने वाला यंत्र। कोई बच्चा बता सकता है कि श्वसन दर को जब हम मापते हैं तो किससे मापते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, तो आप लोग बताओगे इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है, दैट मेजर रेस्पिरेटरी रेट। तो आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कौन मेजर करता है, कौन सा उपकरण है जिससे आपकी श्वसन दर को मापा जाता है। कोई बच्चा बता पाएगा, ये पेपर में पूछा जाता है। कौन सा श्वसन तंत्र, श्वसन यंत्र है जिससे हम लोग हमारी श्वसन दर को मापते हैं, तो इसको कहते हैं स्पायरोमीटर। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, इसको कहा जाता है स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हम हमारी श्वसन दर को मापते हैं, स्पायरोमीटर। तो जब इस स्पायरोमीटर में आपकी श्वसन दर मापी जाएगी तो आपकी श्वसन दर कितनी आती है पर मिनट, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रति मिनट एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति जो होता है उसकी श्वसन दर 1 मिनट में कितनी होती है। जैसे अच्छा बताना जल्दी, देखो कई बच्चों को तो ईसीजी बता रहे हैं। भैया ईसीजी तुम्हें मैंने हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम,
वो तुम्हारा क्या है, ईसीजी, तुम्हारे दिल की क्रियाविधि को जांचने के लिए जो उपकरण होता है वो होता है वो। स्पायरोमीटर होता है आपके दिल, आपकी जो श्वसन दर है उसको मापने का यंत्र। स्पायरोमीटर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्पायरोमीटर को ऑक्सीमीटर भी कहा जाता है बेटा, ऑक्सीमीटर। तो कई बार ही आपको पेपर में या तो स्पायरोमीटर के नाम से मिलेगा या ऑक्सीमीटर के नाम से मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीमीटर से हम लोग ऑक्सीजन का अमाउंट भी मापते हैं। ठीक है, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा, तो ये दोनों ही आपको चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना, ऑक्सीजन की मात्रा को मापते हैं। तो कई बार आपको ऑप्शन में ऑक्सीमीटर भी मिलता है, तो हम ऑक्सीमीटर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को मापते हैं। ठीक है, मेजर, आप लोग बताएंगे, मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, आपके शरीर में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है इस चीज की जांच करने के लिए यूज करते हैं ऑक्सीमीटर। तो कुछ बच्चे बता रहे हैं ऑक्सीमीटर, बेटा ऑक्सीमीटर का मतलब होगा ऑक्सीजन लेवल को जांचने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होता है। लेकिन आपकी श्वसन दर को मापने वाला यंत्र होता है स्पायरोमीटर। अब ये जो स्पायरोमीटर है मैम, ये प्रति मिनट हमारी श्वसन दर कितनी मेजर करता है या कितनी होनी चाहिए, तो आप लोगों को कभी भी पूछे कि हमारी जो श्वसन दर होती है ये होनी चाहिए 12 से 20 बार प्रति मिनट, 12 से 20 बार प्रति मिनट। ठीक है, तो इतनी हमारी श्वसन दर होनी चाहिए, 12 to 20 टाइम पर मिनट, 12 to 20 टाइम पर मिनट। क्लियर, समझ में आ गई बात, 12 से 20 बार प्रति मिनट आपकी श्वसन दर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना, यानी एक मिनट में हम लोग 12 से 20 बार श्वसन करते हैं, 12 से 20 बार एक बार श्वसन करते हैं एक मिनट में। मैंने दिल की धड़कन बताया था, एक मिनट में दिल की धड़कन कितनी बीट करती है, तो आपने कहा मैम 72 से 74 बार, एग्जैक्टली 72 बार। ठीक है, तो उसी तरीके से 12 से 20 बार हम लोग क्या करते हैं, हम कोरोनरी आर्टरी लीवर से आती है क्या बेटा, कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये आपके दिल तक पहुंचती है और दिल को ऑक्सीजन और जो आप लोगों के दिल को पोषक पदार्थ है उनको देने का काम करती है। ठीक है, बिल्कुल। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होती है भैया, ब्लड वाला चैप्टर कर चुके हो। ठीक, कितनी कॉमन सी चीज आप भूल रहे हो बच्चा, तो दिक्कत वाली बात है फिर। तो अभी अभी मैंने आपको कहा कि जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन की क्रिया होती है, वो कुछ इस तरीके से आपकी समझी जा सकती है कि भाई कोशिकाओं के अंदर आप लोग खाना खाते हो, खाना जब आपने खाया तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिला। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट जो था यानी ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, फिर उससे आपको क्या मिले, एनर्जी मिली, और साथ में आप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकाल देते हो, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ पर एक चीज़ और बताई है कि जब हम श्वसन दर को मापते हैं तो किससे मापते हैं, स्पायरोमीटर से मापते हैं, और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन दर को नापने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होता है वो होता है ऑक्सीमीटर। ठीक है मैम, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए आपके शरीर में। तो जब हम लोग बात करते हैं अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल की, ठीक है, ऑक्सीजन स्तर की जब हम लोग बात करते हैं, तो ऑक्सीजन स्तर जो है आपके शरीर में वो होना चाहिए, बताओगे 95 से 100। ठीक है, 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। क्लियर, अगर आपका जो श्वसन दर है वो 95 से कम आ रहा है, ठीक है, 95 से 100 के बीच में है, तो सही है आपके बॉडी में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अमाउंट सही है आपकी बॉडी में। लेकिन अगर हम लोगों का जो श्वसन ऑक्सीजन अमाउंट है वो 95 से कम आ रहा है, ठीक है, तो फिर दिक्कत है। अब कोरोना में यही हुआ था, लोगों के शरीर में ऑक्सीजन लेवल घट रहा था जिससे उनकी मृत्यु हो रही थी। तो जैसे निमोनिया रोग हो जाता है बच्चों में, निमोनिया रोग में डॉक्टर बच्चों को ऑक्सीमीटर लगा कर रखते हैं और उससे वो उसकी ऑक्सीजन लेवल को मेजर करते रहते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल अगर 95 से कम जाता है तो डॉक्टर फिर चिंता में आ जाते हैं कि बच्चे का ऑक्सीजन लेवल बढ़ नहीं रहा, तो बच्चे को फिर और ऑक्सीजन दी जाती है, ऑक्सीजन मास्क लगा कर रखा जाता है। फिर बच्चे को जब लगता है डॉक्टर को कि ऑक्सीजन अब बच्चे की नॉर्मल आ गई है, तो फिर ऑक्सीजन मास्क को हटा दिया जाता है। तो कोरोना में यही दिक्कत हुई थी कि लोगों के अंदर ऑक्सीजन जो लेवल था वो एकदम गिरने शुरू हो गया था, जिससे लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 95 से 100। क्लियर, डेसीलीटर बोल सकते हो इसको आप लोग। चलो, इसकी यूनिट वगैरह आपको नहीं पूछी जाती, सिर्फ इतना याद रखना है कि 95 से 100 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। क्लियर, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जो मैम रेस्पिरेशन होता है,
रेस्पिरेटरी ट्रैक से भी क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं, ठीक है। श्वसन जो होता है, श्वसन ट्रैक से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे श्वसन मार्ग। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो श्वसन मार्ग होता है वो कैसा होता है। श्वसन मार्ग से क्वेश्चन बनेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक से क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई जब हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं, ठीक है, जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं तो श्वसन मार्ग आपको पेपर में पूछा जाता है। सही सीक्वेंस पूछा जाता है इसका कि जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, है ना, एडीपी क्या होते हैं बेटा, एडीपी एटीपी का छोटा भाई है, ठीक है। एटीपी का छोटा भाई होता है एडीपी, है ना। मैम ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ने से क्या होता है मैम, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ रही है तो बेटा जर्नली ऐसा होता है कि बढ़ती ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी बढ़ रही है, आपकी सेल के अंदर जो आपका ब्लड है उसकी जो परसेंटेज है वो, मतलब ब्लड का पीएच लेवल जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होने का खतरा रहता है, जिससे हम जो ब्लड से रिलेटेड बीमारी हैं या ब्लड का पीएच मान कम या बढ़ना शुरू हो जाता है अचानक से, जिससे दिक्कतें होना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्लियर। श्वसन मार्ग ऊपर से नीचे। एटीपी क्या होता है मैम, भैया मैंने अभी एटीपी के बारे में बताया बेटा। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म बेटा मैंने अभी अभी लिखवाई, लेकिन एडीपी की बात कर रहे हो। एक्चुअल में जो एटीपी और एडीपी है ना, ये आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हो, है ना। अब एटीपी तो आपने पढ़ लिया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट होता है। एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वहाँ फॉस्फेट के 2 अणु होते हैं। एटीपी बड़ा एनर्जी यूनिट होती है और एडीपी छोटी होती है। फिर भी आप इस पॉइंट को लिखना चाहते हो तो लो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ एक बार, ठीक है। अगर आप में से बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैम एटीपी और एडीपी दोनों में क्या अंतर है, एटीपी और एडीपी, है ना। तो भाई एटीपी जो होती है ये बड़ी इकाई होती है, ऊर्जा की बड़ी इकाई है बेटा। एटीपी क्या है, ऊर्जा की बड़ी इकाई, ये ऊर्जा की बड़ी इकाई है बेटा, ठीक है, बड़ी इकाई है। तो कभी भी क्वेश्चन आए बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, यह बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एटीपी जो होता है ये बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा की बड़ी इकाई है। क्यों है मैडम, क्योंकि इसका अभी अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 अणु हैं फॉस्फेट के। अब एडीपी की बात करो, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब 2, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या हुई भाई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, डाइफॉस्फेट। अब डाई मतलब 2 और फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट के अणु। तो मुझे एक बात बताओ, 2 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, भाई 2 बड़ा होता है या 3, तो तुम कहोगे मैम 3 बड़ा होता है 2 छोटा होता है। तो ये बड़ी इकाई है, ये छोटी इकाई है। तो एडीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा की छोटी इकाई, ये ऊर्जा की छोटी इकाई है, ठीक है, ऊर्जा की छोटी इकाई है बेटा ये, क्लियर। तो कौन सी ऊर्जा की बड़ी इकाई है, कौन सी छोटी, लो आपने लिख लिया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ये मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाले चैप्टर में पढ़ाती हूँ, जब आप सेल वाला चैप्टर पढ़ते हो ना वहाँ, लेकिन बच्चों के डाउट थे तो लो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, ठीक है बेटा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर एनर्जी जो होती है बिगेस्ट यूनिट होती है एटीपी और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एडीपी, ठीक है। चलो तो आ जाओ, अब आगे बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, श्वसन मार्ग क्या होता है। तो जब हम श्वसन मार्ग की बात करते हैं तो एक ऐसा रास्ता जहाँ जहाँ से एयर आपके शरीर में एंटर कर रही है, ठीक है, एंटर कर रही है, क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है, क्लियर। तो आपको याद रखना है बेटा, जब हम लोग क्या करते हैं रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से क्वेश्चन बनेंगे। आइए सबसे पहले जब आप लोग सांस लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं भाई, नाक से लेते हैं, नोज। मैम सांस तो हम मुंह से भी ले सकते हैं, ले लो मुंह से सांस, कोनो दिक्कत ना ही, कोनो दिक्कत ना ही।
एडीपी कहाँ पाई जाती है बेटा? एडीपी भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं, ठीक है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। एटीपी टूटकर एडीपी में टूटता है, एटीपी तब एनर्जी देता है, ठीक है। चलो, है ना। अब चलो बात करते हैं हम लोग, माउथ से भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ले लो ना मुंह से सांस। जब हमें सीपीआर दिया जाता है ना, तो जब आप जैसे किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो मुंह से फिर उसको सांस दिया जाता है, सीपीआर। तो उसमें क्या होता है बेटा, मुंह से भी हम सांस ले सकते हैं, बट मुंह से जर्नली सांस लेना इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि हमारे माउथ के अंदर हेयर नहीं है। आपकी नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं जो क्या करते हैं, हवा को फिल्टर करके आपकी बॉडी में भेजते हैं। जैसे ऐसे नाक से सांस लेते हैं तो हवा फिल्टर होकर आपकी बॉडी में जाती है क्योंकि आपके नाक में छोटे छोटे हेयर हैं। अभी लिखवाऊंगी इस चीज़ को, ठीक है। मुंह से भी ले सकते हो, बट मुंह से वो सारी चीज़ें डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली जाएंगी। ऐसे सांस लोगे तो गंदगी भी आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी। अब देखो, नाक से सांस लिया, फिर इसके बाद आते हैं नासा छिद्र। नाक से हवा कहाँ पहुंचती है? आपके नासा छिद्रों में, नॉस्ट्रिल में पहुंचती है दोस्तों। हवा कहाँ पहुंचेगी? आप लोगों के नॉस्ट्रिल में पहुंचेगी। नासा छिद्र कितने होते हैं? 2 हैं, देख लो, ये रे छेद, नासा छिद्र आपके। नासा छिद्रों से फिर हवा कहाँ पहुंचेगी? आप बताते हो, आपकी ग्रसनी में पहुंचेगी। कहाँ बेटा? ग्रसनी, जिसको कहते हैं फेरिंग्स। हवा कहाँ पहुंचेगी भाई? फेरिंग्स में पहुंचेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है फेरिंग्स। फिर हवा आपकी कहाँ पहुंचेगी? लैरिंग्स में पहुंचेगी, कंठ में। हवा कहाँ पहुंचेगी? फिर आपके लैरिंग्स में पहुंचेगी, ठीक है, लैरिंग्स के अंदर हवा पहुंचेगी, ठीक। हवा कहाँ पहुंचेगी? आपके लैरिंग्स में पहुंचेगी। तो पहले नासा छिद्रों से हवा आपकी ग्रसनी में, ग्रसनी से आपके कंठ में, और कंठ से आप लोगों के कहाँ पहुंचेगी? ट्रैकिया में, ठीक है, श्वसन नली में पहुंचेगी। श्वसन नली में पहुंचेगी हवा, श्वसन नली जिसको कहते हैं ट्रैकिया, जिसको कहा जाता है दोस्तों ट्रैकिया। तो हवा पहुंचेगी ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से हवा कहाँ पहुंचेगी भाई? तो जब हम लोग ट्रैकिया से हवा की बात करते हैं तो ट्रैकिया से हवा अब आपके लंग्स में पहुंचेगी। कहाँ? आपके फेफड़ों में पहुंचेगी बेटा, आप लोगों के लंग्स में पहुंचेगी हवा। और लंग्स से ये हवा कहाँ पहुंचेगी? तो लंग्स इस हवा को पहुंचा देगा आप लोगों की एल्वियोलाई में, ठीक है, एल्वियोलाई। या मैं पूरा ट्रैक बताऊं तो लंग्स से हवा पहुंचेगी ब्रोनकाई में। कहाँ बेटा? ब्रोनकाई, ठीक है, ब्रोनकाई। मतलब ब्रोनकाई किसका पार्ट है? लंग्स का ही पार्ट है आपका ओवरऑल। क्या आप लोग जान सकते हो कि लंग्स के अंदर ही पाई जाती है ब्रोनकाई? तो ब्रोनकाई में पहुंचेगी हवा, ब्रोनकाई, ठीक है, ब्रोनकाई में पहुंचेगी हवा। ब्रोनकाई से हवा ब्रोनकियोल में पहुंचेगी। कहाँ? ब्रोनकियोल्स, ब्रोनकियोल्स में पहुंच जाएगी हवा, ठीक है, ब्रोनकियोल्स। अभी बताऊंगी क्या होते हैं ब्रोनकियोल्स, ठीक है। हवा कहाँ पहुंचेगी? ब्रोनकियोल, ब्रोनकियोल्स में पहुंच जाएगी हवा, ठीक है, ब्रोनकियोल्स में पहुंच जाएगी। और ब्रोनकियोल से हवा पहुंचेगी एल्वियोलाई में। इनको तो सब जानते होंगे, कूपिकाएं। हवा पहुंचेगी कूपिकाओं के अंदर भाई, जो कूपिकाएं होती हैं हवा पहुंच जाएगी कूपिकाओं में, ठीक है, कूपिकाएं। और कूपिकाओं से हवा आपके रक्त में पहुंचेगी, ब्लड में, रक्त में, ठीक है। और रक्त इस हवा को पहुंचा देगा आपकी कोशिकाओं में। और रक्त से एट लास्ट ये हवा, ये जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ पहुंच जाएगी? आपके शरीर की कोशिकाओं में, जहाँ ग्लूकोज बैठा हुआ है, आपके शरीर की कोशिका में जहाँ ग्लूकोज बैठा है। अब बस ग्लूकोज जल जाएगा। ग्लूकोज क्या होगा बेटा? जल जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को तो इंतजार ही था, इसका ऑक्सीजन का, वो तो इंतजार में ही बैठा है ऑक्सीजन के, ठीक है। तो वहां पर आपकी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी और ग्लूकोज जलेगा, और जलकर आपको एनर्जी मिलेगी एटीपी के रूप में। ये होता है श्वसन मार्ग, ये होता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो जब हम लोग बात करेंगे हमारे श्वसन मार्ग की, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो देखो ये आप लोगों का रेस्पिरेटरी ट्रैक है। जब आपने सांस लिया तो हवा कहाँ पहुंची? आपके नाक में। नाक के अंदर होते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है, नाक में है नासा छिद्र। नासा छिद्रों से हवा कहाँ पहुंची? फेरिंग्स में। देखो ये वाली जगह क्या है? फेरिंग्स, जिसको कहते हैं हम लोग ग्रसनी। फिर यहाँ से हवा कहाँ पहुंची? आप लोगों के लैरिंग्स में, जिसको हम कहते हैं कंठ। यहाँ पर कंठ से हवा पहुंची, यहाँ इसमें, इसको कहते हैं आपकी ट्रैकिया,
यानी कि श्वसन मार्ग। ठीक है, अब ट्रैकिया ने हवा पहुंचा दी फेफड़ों में, ये आपके फेफड़े हैं, और फेफड़ों के अंदर हवा कहाँ पहुंची? सबसे पहले पहुंची ब्रोनकाई के अंदर। ठीक है, ब्रोनकस या ब्रोनकाई बोल देते हैं। फिर उसके बाद हवा पहुंचती है ब्रोनकियोल में, ये छोटे छोटे छोटी छोटी शाखाएं हैं ऐसे इनमें, और लास्ट में आपके फेफड़ों के अंदर अंगूर के जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको कहते हैं एल्वियोलाई। लास्ट में हवा यहाँ पहुंच जाती है एल्वियोलाई के अंदर। कहाँ? एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई से हवा निकलकर पहुंच जाती है आप लोगों के रक्त में। ठीक है, कूपिकाएं। अब कूपिकाओं से हवा निकलकर कहाँ पहुंच जाती है? आपके रक्त में, और रक्त से ये हवा आपकी कोशिकाओं में पहुंच जाती है। ठीक है ना? समझ में आ गया बात? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में थम्स अप करो अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट समझ में आया। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे के पॉइंट समझाऊंगी, अगर आपको ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट समझ में आ गया तो फटाफट से बताओ, फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, आगे लेकर चलूंगी फिर मैं आप लोगों को। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत किसी प्यारे दोस्त को यहाँ तक? एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट, बिल्कुल पढ़ेंगे इनको भी आगे, फंक्शनल यूनिट है बिल्कुल। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक पूछा जाता है, सही सीक्वेंस पूछा जाता है। देखो कैसे करेगा पेपर में, आपको शुरुआत यहाँ से कर देगा, ठीक है, शुरुआत यहाँ से कर देगा, मतलब उल्टा सीधा करके दे देगा इसको। तो सही सीक्वेंस पहचानना है, तो सही सीक्वेंस होगा नाक से शुरू, उसके बाद नोस्ट्रिल, उसके बाद आपका फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूल्स, एल्वियोलाई, ब्लड और सेल। ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा? सही सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, और अब हम लोग बढ़ेंगे कि यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले नाक पर आ जाओ बेटा, सबसे पहले नाक। ठीक है, अच्छा सबसे पहले नाक पर आ गए तो सारे दोस्त मुझे बताओ कि नाक में कौन सी हड्डी पाई जाती है? मैंने आपको 2 हड्डियां बताई थी नाक के अंदर, पिछले चैप्टर में मैंने आपको नाक से 2 हड्डियां बताई थी, क्या तुम्हें वो याद है? जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें वो हड्डियां याद हैं? दिल्ली पुलिस सीजीएल का आज ही लिया है बैच, कब से पूछ रहा हूँ मैम? यहाँ से हो जाएगा यूपी पुलिस बेटा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ जल्दी से सभी बच्चे कि हाँ, वोमर होती है नाक की हड्डी, बहुत बढ़िया। और मैंने एक नॉस्ट्रिल बोल, आपको नेजल बोन भी बताई थी, नाक के अंदर ही होती है। तो नेजल और वोमर है ना, दोनों नाक की हड्डियां होती हैं, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपकी जो नाक होती है, नाक में छोटे छोटे, तो आप लोग बताओगे कि नाक में छोटे 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 रोम पाए जाते हैं, रोम। ठीक है, पाए जाते हैं, तो आपकी नाक के अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं बेटा, क्लियर? तो बताओगे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन नोज। ठीक है, स्ट्रक्चर फाउंड इन नोज। तो हमारी नोज के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे रोम, या जिसको हम लोग कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं आपकी नाक के अंदर। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं या रोम कहते हैं। ये क्या काम करते हैं प्यारे दोस्त? ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपकी नाक में है, ये जो छोटे छोटे रोम आपकी नाक में है, इनको हम क्या कहते हैं? तो आप लोग बताओगे कि ये वायु को, ये वायु बोले तो हवा, ठीक है, ये वायु को छानते हैं। तो इनका काम क्या होता है? हवा को छानना। ठीक है, तो ये वायु को छानते हैं प्यारे दोस्त, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दे फिल्टर एयर, दे फिल्टर एयर, एयर को फिल्टर करते हैं बेटा। आपकी नाक में जो हवा जा रही है उसको फिल्टर करने का ये क्या करते हैं? काम करते हैं। तो दे फिल्टर एयर, क्लियर है ना? मैम चाइल्ड में भी इतनी होती है? नहीं बेटा, चाइल्ड में ऑक्सीजन लेवल तो बच्चों में भी इतना ही होता है। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों के अंदर भी इतना ही होना होता है। ठीक है, तो चलो, तो ये क्या करते हैं? छोटे छोटे हेयर जो होते हैं, एक तो ये हवा को छानते हैं। ठीक है, अब छानेंगे हवा को तो दैट्स मीन हवा में जो मिट्टी है, डस्ट है, उन पार्टिकल को भी अलग करते हैं। छींक आती है, फिर आपको छींक के साथ आप उनको बाहर निकाल देते हो, या कई बार बैक्टीरिया वगैरह को भी ये क्या करते हैं? अंदर जाने से रोकते हैं, आपकी बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक में अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। अब बात करते हैं नाक के बाद नॉस्ट्रिल की, नाक के बाद बात करेंगे नॉस्ट्रिल।
ठीक है, नॉस्ट्रिल। नाक के बाद हम लोग बात करेंगे नॉस्ट्रिल, यानी कि नॉस्ट्रिल वॉल्व कहते हैं जिनको। यहाँ से एक चीज़ पूछी जाएगी, नासिका कपाट, जिनको हम लोग कहते हैं नासिका कपाट। नासिका कपाट से क्वेश्चन आता है, या नॉस्ट्रिल जो होते हैं, नॉस्ट्रिल वॉल्व, इनसे क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्या है, नॉस्ट्रिल वॉल्व जो होते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल वॉल्व क्या होते हैं, तो नाक का पिछला भाग होते हैं, ये नाक का पिछला भाग है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि नाक के पिछले भाग को क्या कहते हैं, तो ये नाक का पिछला भाग होता है बेटा। क्लियर, आपकी नाक का क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि ये होते हैं पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ योर नोज। ठीक है, ऑफ नोज। तो नाक के पिछले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, या नाक के पिछले भाग में जो कपाट वॉल्व पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, उनको नॉस्ट्रिल वॉल्व या नासिका कपाट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है प्यारे दोस्तों, यहीं पर पाया जाता है म्यूकस, जो आपके नाक में चिकना चिकना पदार्थ होता है। जब आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जुकाम या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो आपकी नोजी जो निकल कर आती है ना, जिसको कफ कई बार आप बोलते हो, वो चिकना चिकना पदार्थ यही होता है। तो ये भी पूछा जाएगा कि नाक के अंदर जो म्यूकस होता है, चिकना पदार्थ कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग बताओगे कि यहाँ चिपचिपा पदार्थ, यहाँ चिपचिपा पदार्थ, यहाँ चिपचिपा पदार्थ म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है बेटा, म्यूकस। यहाँ चिपचिपा पदार्थ श्लेष्मा पाया जाता है, हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। ठीक है, श्लेष्मा पाया जाता है, तो यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ श्लेष्मा पाया जाता है। क्लियर, तो आप लोग बताते हो स्टिकी मटेरियल, स्टिकी, स्टिकी मटेरियल, स्टिकी मटेरियल, म्यूकस, म्यूकस कहते हैं इसको, म्यूकस इज फाउंड हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, म्यूकस कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, म्यूकस कहते हैं, जो आपकी नाक में चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है मैम, और ग्राम करना ऑक्सीजन को है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाक के अंदर ये जो नॉस्ट्रिल वॉल्व होती है, इसमें पाया जाता है चिपचिपा पदार्थ। ये आप लोगों ने लिख लिया। अब आगे बात करते हैं कि ये जो नॉस्ट्रिल होता है ना, यहीं पर आपकी एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है जिससे क्वेश्चन बना है। तो ये जो नॉस्ट्रिल वॉल्व होती है, यहाँ पर पाई जाती है ऑल फैक्ट्री लोब। ऑल फैक्ट्री लोब हमारे श्वसन तंत्र में कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग बताओगे, आप लोग बताओगे यहीं पर जो नॉस्ट्रिल वॉल्व होती है ना, यहीं पर पाई जाती है ऑल फैक्ट्री वॉल्व। मैं लिख देती हूँ ऑल फैक्ट्री लोब। तो आप लोग बताओगे, अगला पॉइंट है भाई इसका, तीसरा पॉइंट। अब तुम कंफ्यूज ना हो जाए, मैं हेडिंग डाल रही हूँ नॉस्ट्रिल करके ही, नॉस्ट्रिल वॉल्व की ही बात बता रही हूँ मैं आपको, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि तीसरी हेडिंग है और तीसरा ही पॉइंट है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जिसको कहेंगे नासिका कपाट, जो नासिका कपाट है, इसी का तीसरा काम क्या होता है कि नासिका कपाट के अंदर ऑल फैक्ट्री लोब पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग बताओगे कि यहाँ ऑल फैक्ट्री लोब, ठीक है, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री लोब पाई जाती है, ऑल फैक्ट्री लोब पाई जाती है। ठीक है, इनका काम भी पूछा जाता है ऑल फैक्ट्री लोब का। क्या काम करती है ये ऑल फैक्ट्री लोब, आपको स्मेल देती हैं, स्मेल। जब आप किसी खाने की सुगंध सूंघते हो, कहीं गाजर का हलवा बन रहा है, कहीं बेसन का हलवा बन रहा है, कहीं पनीर की सब्जी बन रही है, तो मतलब ऐसी खुशबू आती है तुम्हें, है ना। किसी ने क्या करा बेटा, परफ्यूम लगा रखा है, तो तुम कहते हो अरे किसी ने कितना अच्छा परफ्यूम लगा रखा है, तो वो ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री लोब्स आर फाउंड हेयर, लोब्स आर फाउंड हेयर। तो यहाँ पर क्या होती है, ऑल फैक्ट्री लोब होती है। अब इन ऑल फैक्ट्री लोब का काम क्या होता है, ये आपको सुगंध का एहसास कराती हैं, सुगंध, यानी ये किससे संबंधित होती है, स्मेल से रिलेटेड होती है, ये भी याद रखना, स्मेल से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्त, क्लास का टाइम हो गया है मेरी अगली क्लास का। तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक से आगे के पॉइंट्स बताऊंगी, जैसे ग्रसनी आप लोग पढ़ोगे, कंठ पढ़ोगे, श्वसन नली पढ़ोगे, ठीक है,
तो ये सब आपको मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्त, क्लियर? हाँ, सर्दी में तो हलवे वलवे याद आते हैं, गर्मियों में तो कहाँ आते हैं। तो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, ठीक है? क्लियर? तो आज के लिए इतना ही बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।